हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द फर्स्ट स्टेप क्लासेस। बेसिकली ये हमारी थर्ड वीडियो होगी। हम ऑलरेडी दो वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज थर्ड वीडियो है हमारी और आगे हम कंटिन्यू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि कार्बोकेटाइंस कंटेन विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे ये बताना है कि जो कार्बोकेटाइंस होते हैं उनमें किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp, sp2, sp3 और sp3d। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्बोकेटाइंस क्या होते हैं। तो कार्बोकेटाइंस कब फॉर्म होते हैं। देखो, कार्बोकेटाइंस होते क्या हैं, जब कार्बन पॉजिटिव चार्ज बियर करता है, जब कार्बन पॉजिटिव चार्ज बियर करता है। और कार्बन पॉजिटिव चार्ज कब बियर करता है, जैसे सपोज करो कि कोई भी कंपाउंड है CH3Cl, CH3Cl, ठीक है। सपोज करो अगर ये वाला बॉन्ड हेट्रोलेटिकली फिजन हो रहा है। अब हेट्रोलेटिक फिजन क्या होता है, दो तरह का फिजन होता है बॉन्ड का, एक होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और एक होता है हेट्रोलेटिक बॉन्ड फिजन। हेट्रोलेटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है, जब कोई भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो क्लोरीन यहाँ पे क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो वो क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा और क्या बनाएगा, आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा, CH3 पॉजिटिव Cl माइनस। अब आपको इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है जिसपे कैटाइन फॉर्मेशन हुआ है, इस कार्बन पे, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में भी कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं इस कार्बन पे, 1, 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उसने 3 यहाँ पे शेयर कर चुके हैं और 1 इलेक्ट्रॉन जो था कार्बन का वो क्लोरीन ने पुल कर लिया है जब हेट्रोलेटिक बॉन्ड फिजन हुआ। तो कार्बन के पास क्या बचे, सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर बचे, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आएंगे उसके, 3। और मैं आपको बता चुका हूं कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, 3 होते हैं तो sp2 होता है, 4 होते हैं तो sp3 होता है। तो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल है 3, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। क्या हो जाएगा, sp2। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिस। सेम क्वेश्चन अगर आपसे पूछता कार्बोकेटाइन की जगह आपसे पूछता कार्बेन आयन, तो कार्बेन आयन में क्या होता, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता। देखो यहीं पे समझ लेते हैं आगे क्वेश्चन। कार्बेन आयन, तो कार्बेन आयन कैसे फॉर्म होता है, तो ये आपका आंसर हो गया कार्बोकेटाइन का। अगर कार्बेन आयन होता तो कार्बेन आयन क्या होता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बेयर करता है। अब नेगेटिव चार्ज कब आता है, सपोज CH4 है, तो यहां पे भी क्या होगा, कभी भी कार्बोकेटाइन और कार्बेन आयन फॉर्म होंगे, कब होंगे, जब वहां पे हेट्रोलेटिक बॉन्ड फिजन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो कार्बन क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो यहाँ पे कार्बन को कौन सा चार्ज फॉर्म होगा, नेगेटिव चार्ज। कार्बन पाएगा नेगेटिव चार्ज और H+ हो जाएगा रिलीज। अब आपको देखना है जिस कार्बन का एनायन बना है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है। तो आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक ही तरीका है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स है इसके पास, 1, 2 एंड 3, प्लस लोन पेयर कितने हैं। लोन पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो कार्बन था हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डेड था, आपको पता है एक बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था और ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का था। जब इसने हेट्रोलेटिक बॉन्ड फिजन किया था तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल किया, तो इस इलेक्ट्रॉन को इन्होंने ले लिया था, तो इनके पास क्या हो गया था, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसको आपने नेगेटिव चार्ज फॉर्म बता दिया था। इसे क्या बता दिया हमने, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज को हम हाइब्रिडाइजेशन में कैसे ट्रीट करते हैं, एज अ लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 4। और जब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसका, sp3। तो कार्बन आयन के केस में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3, और कार्बोकेटाइन के केस में क्या होगा, sp2। इज इट क्लियर। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। 22 क्या है,
न्यूक्लियोफाइल्स आर, देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो दो चीज पढ़ी होंगे आपने, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे पूछ रहा है न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, लुईस एसिड्स होते हैं, लुईस बेस होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, या नन ऑफ दीज। तो आपको पता है, इन्हें देखते हैं ये क्या होते हैं, क्योंकि इससे ही आंसर निकलेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं ये समझ लो पहले। न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं न्यूक्लियस अट्रैक्टिव, न्यूक्लियस अट्रैक्टिव। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग। न्यूक्लियस अट्रैक्ट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन पुअर या इलेक्ट्रॉन रिच? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन रिच होगा, वही तो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। मतलब आपके न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब देखो लुईस एसिड्स क्या होते थे, आपने पढ़ा होगा लुईस कॉन्सेप्ट में, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। भाई ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं लुईस बेस क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर, या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर बोल सकते हो, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, तो आपको दिख रहा है न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन डोनर है और लुईस बेस भी इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लुईस बेस। लुईस बेस क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। एम्फोटेरिक क्या होता है, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव तो नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करेगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करेगा। ये सिर्फ कैसा नेचर रखता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, लुईस बेस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल। अभी आपने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, लुईस बेस, इज इट क्लियर। अभी आपको बताना इलेक्ट्रोफाइल। अब क्वेश्चन ये है कि नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल, तो नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल तो क्या होगा, वो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। आपको क्या पता करना बेसिकली, इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो मैंने इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आपको बताया था। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग या अट्रैक्टिव, न्यूक्लियस अट्रैक्टिव। कौन होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स। और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन लविंग या अट्रैक्टिव, या आप इनको क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन पुअर। और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच। तो आपको क्या देखना है, फॉर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होना चाहिए तो न्यूक्लियोफाइल होगा। और न्यूक्लियोफाइल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन रिच। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा, वो पहले से देखते हैं, NH3 पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन पुअर है, तो ये तो नहीं होगा भाई, ये तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, दिख रहा है चार्ज से। ठीक, सेकंड देखते हैं BF3। BF3 क्या होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो पहले अब आप इसका स्ट्रक्चर बना के देखो BF3 का। तो बोरॉन आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर रखा है, बॉन्डेड है। तो इसके सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जब वो शेयर करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और कितने होने चाहिए अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए ना, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया मतलब आपका आंसर ये भी नहीं होगा। थर्ड पे आते हैं NH3। NH3 के पास आपको पता है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 उसमें बॉन्डेड कर रखे हैं और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। जब इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन रिच कहलाएगा ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है वो। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। और आपको क्या बताना था कि इलेक्ट्रोफाइल नहीं है मतलब न्यूक्लियोफाइल है। तो NH3 क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियोफाइल होगा। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, NH3। AlCl3 देखोगे तो BF3 की तरह ये भी क्या होगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो A, B और D क्या हो गया आपके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब वो क्या हो गया, आपके इलेक्ट्रोफाइल हो गए। NH3 क्या इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल।
तो यही इसलिए ये क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल। तो फ्री रेडिकल क्या होता है आपको पता है, आपने पढ़ा कार्बोकेटाइन की, आप स्टेबिलिटी पढ़ चुके हो, स्टेबिलिटी ऑर्डर प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का भी डिस्कशन किया था, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का डिस्कशन आज करते हैं। तो ये आपको पता है फ्री रेडिकल क्या होता है, जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन किसी भी कार्बन पर प्रेजेंट होता है लाइक दैट, दिस इज फ्री रेडिकल। कार्बोकेटाइन क्या था, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन आयन क्या था, नेगेटिव चार्ज। मैंने बता दिया नेगेटिव चार्ज कैसे बिहेव करता है, कार्बन कब करता है, कार्बन कब पॉजिटिव कब करता है, और अब बताऊंगा रेडिकल कैसे करता है। तो आपको पता है जब कार्बन कार्बन के बीच में या किसी भी एलिमेंट के बीच में कोई भी सिंगल बॉन्ड है, अगर ये बॉन्ड होमोलिटिकल फिजन होगा, होमो मींस सेम, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से ये बना हुआ था और इन्होंने क्या किया, अपना अपना इलेक्ट्रॉन अलग कर लिया, तो इनका एक कार्बन पर रेडिकल आ जाएगा और एक रेडिकल। तो रेडिकल का फॉर्म होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में, और कार्बोकेटाइन और एनाइन का फॉर्म होता है आपके हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में। क्लियर। अब आपको देखना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कार्बन आयन का और कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो कार्बोकेटाइन का क्या था, कैटाइन, टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो सेम ऑर्डर होता है आपका इसका फ्री रेडिकल का, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं इसे, ठीक है। तो आपको टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो आपको देखना है कि टर्सरी कार्बन फ्री रेडिकल कौन सा है। तो जहां पे एक अल्काइल ग्रुप होता है वो प्राइमरी होता है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी। दो अल्काइल ग्रुप वाला होता है आपका सेकेंडरी, और तीन अल्काइल ग्रुप वाला होता है टर्सरी, और ये भी क्या होता है आपका प्राइमरी होता है। तो आपको क्या देखना है, टर्सरी इज मोर स्टेबल, तो ये क्या पूछ रहा है, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल होगा टर्सरी, और टर्सरी कौन सा आपका R3C। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा R3C। R3C का क्या स्ट्रक्चर होगा, ये होगा ना, इस रेडिकल को तीन अल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका रेडिकल एज वेल एज कैटाइन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। क्लियर। और एनाइन का क्या होता है, अपोजिट होता है, वो प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन टर्सरी। इज इट क्लियर। अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो वो क्या फॉर्म करता है, कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन, बोथ A and B एंड फ्री रेडिकल। तो आपको पता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होमोलिटिक का मतलब होता है इक्वली, होमो मीन्स होता है सेम, है ना। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कैसे होता है कि जब वो दो एटम्स के बीच में कोई भी बॉन्ड फॉर्म है वो क्या होगा, इक्वली ब्रेक होगा। इक्वली ब्रेक मतलब आपको पता है एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है, तो होमोलिटिक का मतलब है ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो क्या फॉर्म होगा, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, कार्बन आयन, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल। तो आपको इजीली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल। हमेशा होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता है, फ्री रेडिकल। अगर सपोज करो ये पूछता हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, अगर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होता तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक कार्बन पे या किसी एक एटम पे चला जाता है। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, अगर ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये ले लेता है। तो उस केस में क्या होता है, कार्बन कार्बन अगर हम हेट्रोलेटिव होगा तो फर्स्ट कार्बन से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो पॉजिटिव, सेकंड पे आ रहा है तो नेगेटिव। अगर हेट्रोलेटिव होता तो क्या आंसर होता आपका, बोथ A एंड B, क्योंकि कैटाइन भी फॉर्म हो रहा है उसमें, एनाइन भी फॉर्म हो रहा है। इज इट क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एरो नोटेशन इज यूज्ड फॉर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। आप ऊपर पढ़ चुके हो अभी, आंसर देख रहा है ये वाला है ना। हेट्रोलिटिक में क्या होता है कि हेट्रोलिटिक में पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, किसी भी एक कार्बन पे क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। तो चलो एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, आपको आंसर तो पता है ना, ये आंसर होगा। हेट्रोलिटिक में क्या होता है, कर्व्ड एरो आता है कंप्लीट,
हाफ हेडेड एरो किस में आता है? हाफ हेडेड एरो आता है आपको होमोलिटिक में। क्या आता है? होमोलिटिक। ये किसके लिए यूज होता है? होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन के लिए, होमोलाइटिक के लिए। और ये हेट्रोलाइटिक के लिए होता है। ये क्या होता है? आपको पता है, पढ़ा होगा आपने, इक्विलिब्रियम। क्या होता है? इक्विलिब्रियम के लिए। क्या होता है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट चल रही है, तो जो रेट ए का बी में कन्वर्ट होने का है, उतना ही रेट क्या है बी का ए में कन्वर्ट होने का। जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन का रेट इक्वल होता है तो वो क्या कहलाती है? रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कहलाती है ना। क्लियर। ये क्या होता है? ये भी आप पढ़ चुके हो। ये किसका होता है? रेजोनेंस। रेजोनेंस, रेजोनेंस मतलब इंटरकन्वर्टेबल, मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपने पढ़े होंगे ना रेजोनेंस में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हो आप, मेसोमेरिक इफेक्ट जिसे पढ़ते हो, है ना। तो ये रेजोनेंस का हो गया, ये होमोलाइटिक का हो गया। होमोलाइटिक का क्या होता है? हाफ हेडेड एरो। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? हाफ हेडेड, हाफ हेडेड का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, और इसका क्या होता है? दोनों इलेक्ट्रॉन इतनी तरफ ट्रांसफर होगा। ये इक्विलिब्रियम हो गया। इज इट क्लियर? नो डाउट। कुछ लोगों को केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। क्यों? आती है समझ में, आप पढ़ना नहीं चाहते हो। कोई भी चीज़ आपको कब समझ में नहीं आती? जिसमें आप इंटरेस्ट नहीं रखते हो। इंटरेस्ट नहीं रखोगे तो समझ में कैसे आएगी? इंटरेस्ट नहीं रखोगे तो आप पढ़ते नहीं हो उसे, और पढ़ोगे नहीं तो कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो पढ़िए। देखिए, एक दिन पढ़ेंगे केमिस्ट्री, हो सकता है नहीं समझ में आए, एक दिन फिर पढ़िए, फिर भी नहीं समझ में आए, फिर पढ़िए। कब तक समझ में नहीं आएगी? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन ऐसा लगेगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है, फिर लगेगा और कुछ समझ में आ रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा? आपको सभी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। आप क्या करते हो? मोटिवेशनल स्पीच देखते हो मोटिवेट होने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपको अपने आप से ज़्यादा कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता। सेल्फ मोटिवेशन सबसे बेस्ट होता है। तो आप वीडियो देखना बंद करो, मोटिवेशन वीडियोस, कुछ नहीं होता है। आज का सेशन इतना ही रखते हैं। आज जो भी क्वेश्चन मैंने आज डिस्कस किए हैं, उनसे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ।